हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हिंदी भाषा विज्ञान का 7वां पार्ट, जिसमें हम देवनागरी लिपि का अध्ययन करेंगे। साथियों, किसी भी परीक्षा में हिंदी पाठ्यक्रम, हिंदी भाषा विज्ञान से संबंधित या हिंदी व्याकरण पाठ्यक्रम जोड़ा जाता है, तो उन सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी हैं। दोस्तों, प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट के रूप में हिंदी भाषा विज्ञान की वीडियोस उपलब्ध हैं। साथ में ही हिंदी व्याकरण के वीडियो भी एक सीरियल के माध्यम से आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों, इसके साथ में ही हिंदी भाषा विज्ञान व हिंदी व्याकरण की पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न के व्याख्या सहित वीडियोज़ प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं। दोस्तों, इनको देख करके आप नोट्स भी बना सकते हैं या फिर वीडियोज़ को एक बार, दो बार, तीन बार देखकर आप अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। साथियों, हिंदी भाषा विज्ञान का 7वां पार्ट, जिसमें हम देवनागरी लिपि का अध्ययन करेंगे। भाषा किसे कहते हैं? उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचारों की अभिव्यक्ति भाषा कहलाती है। भाषा किसे कहते हैं? जब मनुष्य अपने भाव व विचारों की अभिव्यक्ति ध्वनि के माध्यम से करता है तो भाषा कहते हैं। लिपि लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचारों की अभिव्यक्ति लिपि कहलाती है। लिपि किसे कहते हैं कि जब मनुष्य भाव या अपने भाव या विचारों की अभिव्यक्ति लिखित वर्णों के संकेतों से करता है तो उसे लिपि कहते हैं। भाषा और लिपि में क्या अंतर है? दोस्तों, भाषा उसे कहेंगे जिसमें मनुष्य अपने भाव व विचारों की अभिव्यक्ति ध्वनि संकेतों से करता है, और लिपि उसे कहेंगे जिसमें मनुष्य अपने भाव और विचारों की अभिव्यक्ति लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से करता है। जब ध्वनि शब्द आए तो भाषा और लिखित वर्ण संकेत आए तो लिपि। विश्व की प्राचीनतम लिपि है चित्तर लिपि। भारत की प्राचीनतम लिपि है सैंधव लिपि। चित्तर लिपि विश्व की सबसे प्राचीन लिपि है और सैंधव लिपि भारत की सबसे प्राचीन लिपि है। भारत में प्रचलित सभी लिपियां वैदिक आर्य द्वारा प्रचलित ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई मानी जाती हैं। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग 500 ईसा पूर्व बौद्धकालीन युग में देखने को मिलता है। भारत देश में जितनी भी प्रचलित लिपियां हैं वे सभी लिपियां वैदिक आर्यों के द्वारा ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न या विकसित मानी जाती हैं। भारत में जितनी भी लिपियां हैं वे सब की सब लिपियां ब्राह्मी लिपि से विकसित हैं, और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग सबसे पहले हमें 500 ईसा पूर्व बौद्धकालीन युग में देखने को मिलता है। ब्राह्मी लिपि गुप्तकाल 4th शताब्दी के आरंभ में दो भागों में विभाजित हुई, उत्तरी ब्राह्मी लिपि और दक्षिणी ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि 4th शताब्दी में गुप्त काल में दो भागों में बटी। पहला भाग उत्तरी ब्राह्मी लिपि और दूसरा भाग दक्षिणी ब्राह्मी लिपि। तो ब्राह्मी लिपि, उत्तरी ब्राह्मी लिपि, दक्षिणी ब्राह्मी लिपि में कब बटी? गुप्त काल में 4th शताब्दी में। हमारी नागरी या देवनागरी लिपि का विकास उत्तरी ब्राह्मी लिपि से हुआ माना जाता है। तो नागरी या देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि के उत्तरी ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। उत्तरी ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ था। दोस्तों, थ्योरी की वीडियो देखने के बाद में पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न व्याख्या सहित जो वीडियो प्लेलिस्ट में यूट्यूब पर या इसी चैनल पर उपलब्ध हैं उनको आप देखें ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। ब्राह्मी लिपि 4th शताब्दी में दो भागों में बटी, उत्तरी ब्राह्मी लिपि और दक्षिण ब्राह्मी लिपि। उत्तरी ब्राह्मी लिपि 350 ईस्वी तक चलती रही, और इस उत्तरी ब्राह्मी लिपि से 4th-5वीं शताब्दी में एक लिपि विकसित हुई जिसे गुप्त लिपि कहते हैं, और गुप्त लिपि से 6ठी शताब्दी में सिद्ध मातृका लिपि विकसित हुई, और सिद्ध मातृका लिपि से 7वीं शताब्दी में कुटिल लिपि विकसित हुई, और कुटिल लिपि से 8वीं-9वीं शताब्दी में नागरी लिपि या शारदा लिपि विकसित हुई। तो दोस्तों, ब्राह्मी लिपि से गुप्त लिपि, उसके बाद में सिद्ध मातृका लिपि, उसके बाद में कुटिल लिपि, और कुटिल लिपि से दो लिपियां विकसित हुई 8वीं-9वीं शताब्दी में, नागरी लिपि व शारदा लिपि।
नागरी लिपि का प्रयोग 8वीं-9वीं शताब्दी के आरंभ में होने लगा था। नागरी लिपि का प्रयोग 8वीं-9वीं शताब्दी के प्रारंभ में होने लग गया था। 11वीं-12वीं शताब्दी के मध्य में नागरी लिपि दो शाखाओं में विभाजित हुई, पश्चिमी नागरी व पूर्वी नागरी। 11वीं-12वीं शताब्दी में नागरी लिपि दो शाखाओं में बट गई, एक पश्चिमी नागरी और दूसरी पूर्वी नागरी। पश्चिमी नागरी से देवनागरी लिपि का विकास हुआ 1000 ईस्वी से 1200 ईस्वी के मध्य में। यानी देवनागरी लिपि का विकास नागरी के पश्चिमी नागरी भाग से हुआ है। देवनागरी लिपि 1000 ईस्वी से 1200 ईस्वी के मध्य विकसित हुई, जो कि पश्चिमी नागरी से विकसित है। देवनागरी लिपि का नामकरण, कि देवनागरी लिपि को देवनागरी या नागरी लिपि ही क्यों कहते हैं। इसका पहला मत है नगरों शहरों में अधिक प्रयुक्त होने के कारण। यानी जो लिपि नगरों या शहरों में अधिक प्रयुक्त होती थी, प्रयोग में ली जाती थी, उस लिपि को देवनागरी लिपि कहते हैं। दूसरा मत है गुजरात राज्य के नागर गोत्र के ब्राह्मणों के द्वारा अधिक प्रयुक्त होने के कारण। गुजरात राज्य के नागर गोत्र के ब्राह्मण जिस लिपि का ज़्यादा प्रयोग करते थे, उस लिपि को नागरी लिपि या देवनागरी लिपि कहते हैं। तीसरा मत है कि देवनागरी लिपि को देवनागरी लिपि क्यों कहते हैं। इसका तीसरा मत है स्थापत्य कला की नागर शैली से मिलता जुलता रूप होने के कारण। स्थापत्य कला की नागर शैली थी और उस नागर शैली से मिलता जुलता जिस लिपि का रूप था, उस लिपि को ही देवनागरी लिपि कहते हैं। अगला मत है प्राचीन काल में काशी या वाराणसी को देवनगर कहा जाता था एवं उसी देवनगर में अधिक प्रयुक्त होने के कारण इसे देवनागरी लिपि कहते हैं। तो प्राचीन काल में काशी को वाराणसी कहते हैं। प्राचीन समय में काशी या वाराणसी को देवनगर कहा जाता था और देवनगर में जिस लिपि का अधिक प्रयोग होता था, उस लिपि को ही देवनागरी लिपि कहते हैं। अगला मत है कि प्राचीन काल में पाटलिपुत्र को नगर एवं वहां के राजा को देव कहा जाता था, जिसके कारण प्राचीन समय में पाटलिपुत्र जो नगर था, उस पाटलिपुत्र नगर को नागर कहते थे और पाटलिपुत्र शहर के या राज्य के राजा को देव कहते थे। तो नागर और देव, पाटलिपुत्र को नागर और वहाँ के राजा को देव कहते थे। इस कारण से पाटलिपुत्र या उसके आसपास जिस लिपि का प्रयोग किया जाता था, उस लिपि को देवनागरी कहा जाता था। अगला मत है महायानी बौद्ध संप्रदाय के ललित विस्तार नामक ग्रंथ में देव एवं नाग नामक दो लिपियों का प्रयोग हुआ है। उन दोनों लिपियों का मिला जुला रूप होने के कारण देवनागरी को देवनागरी लिपि कहा जाता है। ये मत सर्वमान्य मत है। तो दोस्तों, महायानी बौद्ध संप्रदाय का एक ग्रंथ है जिसका नाम है ललित विस्तार, और ललित विस्तार ग्रंथ में दो लिपियों का प्रयोग हुआ है। एक तो लिपि है देव और दूसरी है नाग। इन देव व नाग दोनों लिपियों का प्रयोग होने के कारण, इनका मिलाजुला रूप होने के कारण इस देवनागरी लिपि को देवनागरी लिपि कहा जाता है। और ये मत एक सर्वमान्य मत है कि ललित विस्तार ग्रंथ में देव व नाग दो लिपियों का प्रयोग हुआ है। उनसे मिलती जुलती जो लिपि थी, उस लिपि को देवनागरी लिपि कहा जाता है। देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। पहली विशेषता है ध्वनि तथा वर्ण में सामंजस्य। तो देवनागरी लिपि में ध्वनि और वर्ण में सामंजस्य है। सभी ध्वनियों का उच्चारण, देवनागरी लिपि में सभी ध्वनियों का उच्चारण होता है। अक्षरों का वैज्ञानिक विभाजन, देवनागरी लिपि में जो अक्षर हैं वे अक्षर उन अक्षरों का वैज्ञानिक विभाजन है। तो देवनागरी लिपि में अक्षरों का वैज्ञानिक विभाजन किया गया है। समग्र ध्वनियों की अभिव्यक्ति, देवनागरी लिपि में जितनी भी ध्वनियां हैं उन सब ध्वनियों की अभिव्यक्ति होती है। तो ये देवनागरी लिपि की प्रमुख 4 विशेषताएं थी। अब इससे अगली जो विशेषता है उसको हम पढ़ेंगे। देवनागरी लिपि की अगली विशेषता है उचित लिपि चिन्हों का प्रयोग। देवनागरी लिपि में उचित लिपि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। यानी
जिन लिपि चिन्हों की आवश्यकता है उनका प्रयोग किया जाता है। छठी विशेषता है मात्रा प्रयोग की सुविधा। देवनागरी लिपि में मात्राओं के प्रयोग की सुविधा है। गत्यात्मकता, देवनागरी लिपि गतिशील है। लेखन में कलात्मकता, देवनागरी लिपि के लेखन में कलात्मकता भी है, कला भी है। अब आगे हम पढ़ते हैं कि देवनागरी लिपि से संबंधित सुधार के अनेक प्रयास हुए। वे प्रयास 3 आधार पर हुए हैं, जिसमें से पहला है व्यक्तिगत सुधार के प्रयोग, यानी किसी व्यक्ति विशेष ने देवनागरी लिपि के सुधार के लिए प्रयास किया हो तो उसके बारे में अध्ययन करते हैं। महादेव गोविंद रानाडे प्रथम प्रयास। देवनागरी लिपि में सुधार के लिए व्यक्तिगत प्रयास करने वाले पहले व्यक्ति थे महादेव गोविंद रानाडे, जिन्होंने देवनागरी लिपि में सुधार के लिए प्रयास किया था। 1904 ईस्वी में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 190 टाइपों का एक फोर्ट बनाया था, जिसे तिलक टाइप कहते हैं। 1904 ईस्वी में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 190 टाइपों का एक फोर्ट बनाया था और उस फोर्ट को तिलक टाइप कहा जाता है। तो दूसरे व्यक्ति हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जो कि देवनागरी लिपि में सुधार के लिए प्रयास करते हैं। वीर सावरकर व काका कालेलकर द्वारा बाराखड़ी का सुझाव दिया गया, लेकिन डॉक्टर राधाकृष्णन समिति ने 1953 ईस्वी में बाराखड़ी के सुझाव को अस्वीकार किया। व्यक्तिगत सुधार करने वाले तीसरे व्यक्ति हैं वीर सावरकर और चौथे व्यक्ति हैं काका कालेलकर। इन दोनों ने मिलकर के, वीर सावरकर व काका कालेलकर ने मिलकर के बाराखड़ी का सुझाव दिया था कि देवनागरी लिपि में बाराखड़ी होनी चाहिए। लेकिन 1953 में डॉक्टर राधाकृष्णन समिति का गठन किया गया और इस डॉक्टर राधाकृष्णन समिति ने बाराखड़ी के सुझाव को अस्वीकार कर दिया कि देवनागरी लिपि में की बाराखड़ी नहीं होनी चाहिए। तो ये व्यक्तिगत सुधार के प्रयास थे, हमने पढ़े। अब पढ़ेंगे देवनागरी लिपि में संस्थागत सुधार के प्रयास कि कौन कौन सी संस्थाओं की स्थापना की गई, कौन कौन सी संस्थाओं का गठन किया गया, जिनके द्वारा देवनागरी लिपि में सुधार के लिए प्रयास किए गए। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, जिसने सुझाव दिया की बाराखड़ी का। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति जो कि वर्धा महाराष्ट्र में थी, इसने की बाराखड़ी का सुझाव दिया कि देवनागरी लिपि में की बाराखड़ी जोड़ी जानी चाहिए। दूसरा संस्थागत सुधार का प्रयास था हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग 1910 ईस्वी। हिंदी साहित्य का एक सम्मेलन बुलाया गया प्रयाग इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में 1910 ईस्वी में, जो कि देवनागरी लिपि में सुधार के लिए सम्मेलन था। नागरी प्रचारणी सभा काशी सम्मेलन संगोष्ठियों का आयोजन नागरी प्रचारणी सभा काशी में थी, जिसने भी देवनागरी लिपि के सुधार के लिए सम्मेलन और संगोष्ठियों का आयोजन किया था। महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे तिलक टाइप पर चर्चा। महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे में थी, जिसने तिलक टाइप के ऊपर चर्चा की थी। तो ये देवनागरी लिपि के लिए संस्थागत सुधार थे। देवनागरी लिपि के लिए प्रशासनिक सुधार भी किए गए। देवनागरी लिपि के लिए प्रशासनिक सुधार कौन कौन से किए गए? यूपी सरकार ने 31 जुलाई 1947 को नरेंद्र देव समिति का गठन किया, जिसकी 9 बैठकें हुई थी और इसने देवनागरी लिपि की सुधार के लिए सुझाव भी दिए थे। तो नरेंद्र देव समिति का गठन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 31 जुलाई 1947 में किया गया था, जिसकी 9 बैठकें हुई थी और देवनागरी लिपि के सुधार के लिए सुझाव दिए थे। 1953 ईस्वी में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक लिपि सुधार समिति का गठन किया गया। क्यों किया गया? नरेंद्र देव समिति के सुझावों पर चर्चा करने के लिए। नरेंद्र देव समिति का गठन 1947 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया था और इस नरेंद्र देव समिति ने जो भी सुझाव दिए थे देवनागरी लिपि के सुधार के लिए, उन पर चर्चा करने के लिए 1953 ईस्वी में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में लिपि सुधार के लिए एक समिति का गठन किया गया था। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि डॉक्टर राधाकृष्णन
की अध्यक्षता में 1953 में जो लिपि सुधार समिति का गठन किया गया था वो किस समिति के सुझावों पर चर्चा करने के लिए किया गया था? तो हमारा उत्तर होगा नरेंद्र देव समिति के सुझावों पर चर्चा करने के लिए 1953 में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक लिपि सुधार समिति का गठन किया गया था। डॉक्टर राधाकृष्णन समिति द्वारा अ बाराखड़ी के सुझाव को अस्वीकार किया गया। डॉक्टर राधाकृष्णन समिति 1953 में गठित की गई थी। उसने अ बाराखड़ी के सुझाव को अस्वीकार कर दिया था कि अ बाराखड़ी देवनागरी लिपि में नहीं होनी चाहिए। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 1959 ईस्वी में एक सम्मेलन बुलाकर देवनागरी लिपि के मानकीकरण के प्रयासों को अंतिम रूप दिया था। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 1959 में एक सम्मेलन बुलाया गया और देवनागरी लिपि के मानकीकरण के प्रयासों को अंतिम रूप दिया गया था कि देवनागरी लिपि का स्टैंडर्ड रूप क्या होना चाहिए, उसका मानकीकरण क्या होना चाहिए। तो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 1959 में जो सम्मेलन बुलाया गया था देवनागरी लिपि के मानकीकरण के लिए, उसमें कौन कौन से सुझाव दिए गए और किन किन सुझावों को स्वीकार किया गया? पहला था लरी स्वर स्वीकृत, दूसरा है सिरोरेखा स्वीकार और तीसरा है व्यंजनों में ड, ढ और ल वर्ण स्वीकार। तो लरी स्वर को स्वीकार किया गया, सिरोरेखा को स्वीकार किया गया और व्यंजनों में 3 वर्ण ड, ढ और ल वर्ण भी इसमें स्वीकार किए गए थे। चौथा सुझाव स्वीकार किया गया अनुनासिक व्यंजनों पंचम वर्ण के लिए अनुस्वार का प्रयोग तथा स्वर की अनुनासिकता के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग स्वीकार किया गया। तो दोस्तों ये अनुस्वार है और ये चंद्र बिंदु है। तो दोस्तों ऊपर जो बिंदी है ये अनुस्वार है और चंद्र और बिंदु है, इसको चंद्र बिंदु बोलते हैं। तो व्यंजनों के जो प्रारंभ के 5 वर्ग हैं और उन 5 वर्गों के जो 5वें वर्ण है, पंचम वर्ण है, जिनको हम अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों के प्रारंभ के 5 वर्ग जिनके पंचम वर्ण 5वें वर्ण जिनको अनुनासिक व्यंजन कहते हैं, उनके लिए अनुस्वार का प्रयोग किया गया कि उन 5 के लिए अनुस्वार का प्रयोग किया जा सकता है और स्वर की अनुनासिकता के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया। तो जो ऊपर बिंदी है इस अनुस्वार का प्रयोग तो पंचम वर्ण के लिए और जो चंद्र और बिंदी है इसका प्रयोग स्वर की अनुनासिकता के लिए स्वीकार किया गया। पांचवा सुझाव स्वीकार किया गया विदेशी ध्वनियों के लिए अ, क, ख, ग, ज, फ चिन्ह स्वीकार किए गए। ये विदेशी भाषाओं के वर्ण हैं जिनको हिंदी भाषा के लिए स्वीकार किया गया, देवनागरी लिपि में स्वीकार किया गया। और ग्रीक स्वर है जो कि अंग्रेजी भाषा से ग्रहण किया गया है। क, ख, ग इनके नीचे जो बिंदी लगी हुई है इसको नुक्ता कहते हैं। ये नुक्ता वाले 3 वर्ण क, ख और ग अरबी फारसी भाषाओं के वर्ण स्वीकार किए गए। ज, फ इनके नीचे जो बिंदी लगी हुई है ये ज और फ 2 वर्ण अंग्रेजी अरबी फारसी भाषाओं के वर्ण स्वीकार किए गए। विशेष तथ्यात्मक जानकारियां। नागरी लिपि को दक्षिण भारत में नंदी नागरी भी कहा जाता है। नागरी लिपि को दक्षिण भारत में नंदी नागरी कहा जाता है। हिंदी में पंचम वर्ण कैकर्ण, चैकर्ण, टैकर्ण, न और मैं के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करने का सुझाव सर्वप्रथम बाबू श्याम सुंदर दास ने दिया था। तो व्यंजनों के जो प्रारंभ के 5 वर्ग हैं और उन 5 वर्गों के जो पंचम वर्ण हैं, इन पंचम वर्णों के लिए अनुस्वार का प्रयोग किया जा सकता है। इसका सुझाव सबसे पहले बाबू श्याम सुंदर दास ने दिया था। अरबी फारसी ध्वनियों के लिए क, ख, ग, ज, फ के नीचे बिंदी जिसको नुक्ता कहते हैं, बिंदी या नुक्ता लगाने की परंपरा का शुभारंभ सर्वप्रथम राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा किया गया था। क, ख, ग अरबी फारसी की वर्ण है जिनको स्वीकार किया गया हिंदी भाषा में देवनागरी लिपि में, और ज, फ अरबी फारसी और अंग्रेजी के वर्ण है जिनको
हिंदी भाषा में देवनागरी लिपि में स्वीकार किया गया है। इनकी जो नीचे बिंदी लगी हुई है इसको नुक्ता कहते हैं। तो इन 5 वर्णों के नीचे बिंदी या नुक्ता लगाने की परंपरा सबसे पहले राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने प्रारंभ की थी। तो दोस्तों ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि क ख ग ज फ के नीचे जो बिंदी या नुक्ता लगाने की परंपरा थी वो सबसे पहले किसने प्रारंभ की थी? तो हमारा उत्तर होगा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने देवनागरी लिपि को अप्रामाणिक माना तथा उसके स्थान पर रोमन लिपि को प्राथमिकता दी। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी एक ऐसे विद्वान थे जिन्होंने देवनागरी लिपि को अप्रामाणिक माना कि देवनागरी लिपि प्रामाणिक नहीं है, देवनागरी लिपि अप्रामाणिक है और इसके स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने प्राथमिकता दी थी। किसने? डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने। कुछ भाषाएं एवं उनकी लिपियां। कौन सी लिपि किस भाषा की है और किस भाषा की कौन सी क्या लिपि है जिसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो देवनागरी लिपि कौन कौन सी भाषाओं की लिपि है? संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली, कोंकणी जो कि गोवा में बोली जाती है। इन सब भाषाओं की लिपि देवनागरी है। तो संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली, कोंकणी इन सब भाषाओं की लिपि देवनागरी है। रोमन लिपि कौन कौन सी भाषाओं की है? अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश और पोलिश। इन सब भाषाओं की लिपि रोमन है। पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है। गुरुमुखी लिपि किसकी है? पंजाबी की। और फारसी लिपि है उर्दू भाषा की और फारसी की। उर्दू भाषा और फारसी की लिपि है फारसी। और रूसी लिपि है रूसी भाषा की और बुल्गेरियन भाषा की। तो रूसी भाषा और बुल्गेरियन भाषा की लिपि है रूसी। उर्दू फारसी की लिपि है फारसी। पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी। अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पोलिश की लिपि है रोमन। संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली और कोंकणी की लिपि है देवनागरी। तो दोस्तों ये हमारा हिंदी भाषा विज्ञान से संबंधित पाठ था जिसमें हमने देवनागरी लिपि का अध्ययन किया है। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा है तो लाइक करें और कमेंट करके अवश्य बताएं। दोस्तों ये थ्योरी की जो वीडियोज़ हैं इनको देखने के बाद में हिंदी भाषा विज्ञान के जो पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न जिनकी व्याख्या सहित वीडियो आपको चैनल पर प्लेलिस्ट के रूप में उपलब्ध हैं उनको भी आप देखें ताकि आपकी अच्छी बेहतर तैयारी हो सके। जय हिंद।